नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास जो है आपकी रोजाना होती है, जिसमें मैं आपको जीके और जीएस का एनालाइजेशन कराता हूं। बस फर्क इतना है कि अब ये जो क्लास है आपकी 12:30 बजे की जगह पर 12 बजे हुआ करेगी। यानी आपको यहाँ पे बस टाइम को यहाँ पे चेंज करना है। अगर आपको पता हो कि ये क्लास जो है वो 12 बजे हुआ 12:30 बजे हुआ करती थी, अब आपको ये कितने बजे मिला करेगी? 12 बजे मिलने वाली है। तो आप रोजाना मेरे साथ में दोपहर में 12 बजे जुड़ सकते हैं, जो कि आपकी जीके जीएस की क्लासेस रहा करेगी। आज जो सेट कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि आज हम 58वां सेट कर रहे हैं। इससे पहले आपके 57 सेट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वो क्लासेस देख ली तो मुझे लगता है कि आपका जीके जीएस का इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा। आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जीके और जीएस को समझ पाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे लेवल क्या रहता है। ये सारी चीजें आपको इस सीरीज में मिल जाएंगी, जो सीरीज है आपकी चाणक्य सीरीज। और इस चाणक्य सीरीज की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा चाणक्य बैच भी लॉन्च किया गया है। तो चाणक्य सीरीज और इधर चाणक्य 2.0 बैच, तो सीरीज में आप यहाँ पे क्वेश्चंस को कर पाएंगे और चाणक्य 2.0 बैच में हमारे साथ में आप थ्योरी और कंसेप्ट को समझ पाएंगे। भाई, थ्योरी और कंसेप्ट भी समझना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, किस टॉपिक पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक को हमें कम फोकस करना चाहिए। और ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक होंगे जिनसे क्वेश्चंस ही नहीं बनते हैं, तो हमें उनको पढ़ना ही क्यों है। तो ऐसे चीजों को जानने के लिए आपको एक बैच लेना पड़ेगा और ये बैच आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है बाई एससी ऐप। और ये बाई एससी ऐप पे आप जाएंगे तो आपको ये बैच जो दिखेगा ना, ये बैच आपको मात्र 99 में दिखने वाला है। तो 99 रुपए में अगर आप बैच खरीदना चाहते हैं, ऐसा बैच जो वास्तव में आपके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा बैच जो आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में बनाया गया है, ऐसा बैच जो केवल यूपीएसआई को टारगेट करता हो, ऐसा बैच जिसमें मैं लेवल भी वैसा रखा जाए जो वास्तव में यूपीएसआई के एग्जाम में आता है। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बाई एससी एप्लीकेशन को। और बाई एससी एप्लीकेशन पे आप यहाँ पे हमारे इस बैचेस को खरीद सकते हैं, जो कि मात्र 99 में मिलने वाला है। सारी टीम आपको पढ़ाने पर रहेगी। ये सारी टीम आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट को समझाने में एक्सपर्ट है। आप यहाँ पे हमारे साथ में जुड़कर इस एक्सपर्ट से फैकल्टी के साथ में बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। तो जो भी साथी पढ़ना चाहते हैं, जो साथी लगना चाहते हैं कि नहीं अच्छी तैयारी करनी है, तो आप इस बैच को खरीद सकते हैं। और जो साथी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं वो एक बार शेयर जरूर कर देंगे। शेयर करने के बाद में हम यहाँ पे पढ़ाई पर स्टार्ट कर देंगे। आप इस पर बस इतना फोकस करिएगा कि इस क्लास की जो टाइमिंग है वो 12:30 की जगह पे प्रेजेंट टाइम में आपको 12 बजे मिला करेगी। तो आप रोजाना मेरे साथ में दोपहर 12 बजे जुड़ सकते हैं, जिसके बाद में आपकी क्लास 12 से 1 रहा करेगी। जो मैथ्स की क्लास थी आपकी 11:30 की जगह पे 11 बजे कर दी गई है। तो आप 11 बजे हमारे पास में मैथ्स के लिए जुड़ सकते हैं, 12 बजे आप जीके जीएस के लिए जुड़ सकते हैं, और हिंदी की टाइमिंग वही है, यानी 9 बजे। तो आप 9 बजे शाम को हमारे साथ में हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं। और जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं, निशांत माथुर हैं, दीप भाई हैं, यादविन पोनिया हैं, भाई सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून। अब आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, और जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको नोट करेंगे और बाद में वो आपके लिए रिवीजन के नोट्स बनकर तैयार हो जाएंगे, जिन्हें हम शॉर्ट नोट्स के नाम से जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गेट्स, GATS का पूर्ण रूप क्या है? सबसे पहले हमें यहां पे ये जानना चाहिए कि GATS क्या है, क्योंकि हमने लास्ट सीरीज में एक वर्ड और सुना था जिसका नाम था GATT। क्या नाम था इसका? GAT और T। ये वर्ड आपका और ये वर्ड आपका एक ही संस्था से जुड़ा हुआ है, एक ही इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन बस फर्क है कि यहां पे किस चीज पर बात की जा रही है। बस जैसे मान लीजिए अगर आप भारत के बाहर कोई सर्विस बेचना चाहते हैं, सर्विस मतलब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? एक प्रकार की सर्विस है। मैं चाणक्य बैच 2.0 की बात कर रहा हूं जो आपको 99 में मिल रहा है। ये आपकी क्या है? सर्विस है। अगर मैं इसे भारत से बाहर बेच दूं, भारत से बाहर बेचने के लिए यहां पर एक संस्था काम करेगी जो सर्विस के ट्रेड पर फोकस करेगी। किस पर? सेवा के ट्रेड पर, यानी व्यापार पर फोकस करती होगी। और व्यापार पर फोकस करने वाली संस्था का नाम क्या है? GATS।
एस का यहाँ पे मतलब सर्विस है, और पिछले वाले GATT का मतलब है ट्रेड। जहां पे गुड्स की बात की जाएगी, माल की बात की जाएगी, वहां पे टैरिफ लगाना है तो GATT, और अगर आपको सर्विस पर टैरिफ लगाना है तो यानी ट्रेड करना है तो आप यहां पे क्या जाएंगे, तो आप जाएंगे GATS की संस्था पर। और दोनों ही संस्था कहाँ कैसी हैं, दीप भाई, अच्छा भाई नहीं है दीप डॉली है, ठीक है। राधे राधे भाई, सैड बॉय। रोहित तिवारी का आंसर बी है, दीप का आंसर आ चुका है, रोहित तिवारी ने बताया है बी हो सकता है या फिर टी। यानी अगर आप बाहर, भारत के बाहर कोई सर्विस बेचना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और वो है GATS, और जिसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन किसका, ट्रेड इन सर्विसेज। तो आप यहां पे देख पाएंगे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा कि जनरल एग्रीमेंट है किस पर, सर्विसेज पर। सर्विसेज की अगर ट्रेड करते हैं, जैसे बैंकिंग के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, ये सर्विस अगर आप देते हैं तो आप पर यहां पे टैरिफ लगेगा, आपको यहां पे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1995 पर हुई थी, जो कि आप WTO के अंतर्गत देखते हैं। तो ये किसके अंतर्गत संस्था काम करती है, WTO के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। अगर कोई व्यक्ति जेल में बिना वजह के बंद है तो उसका बचाव कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर हाई कोर्ट करेगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर यही जानना है, यह क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर कहता है 2, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों को रिट यानी याचिका जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो आप यहां पे देख पाएंगे कि हमारे यहां पे ना 5 प्रकार की रिट डलती हैं, जैसे हैवियस कार्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, और आपका क्वो वारंटो है, इसके अलावा सर्टियोरी है। तो ये आपकी 5 प्रकार की रिट होती हैं। अब इन 5 प्रकार की रिट में यहां पे कौन डाल सकता है, अगर यहां पे बोला जाए कि हाई कोर्ट डाल सकता है तो बिल्कुल हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट डाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट डाल सकता है, बिल्कुल पांचों प्रकार की रिट आपका सुप्रीम कोर्ट भी डाल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए वर्क करता है, फंडामेंटल राइट्स के हनन के लिए रिट डालता है, और वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत डालता है। लेकिन अगर आप लीगल राइट की बात करेंगे तो लीगल राइट के लिए और फंडामेंटल राइट के हनन के लिए, दोनों के लिए रिट डाल सकता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को एम्पावर दिया गया है कौन से आर्टिकल के तहत, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 226 के तहत। किसके तहत, 226 के तहत। और यही बात अगर आप कहेंगे कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया है। तो एक तरफ में फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ में आपको बात की जा रही है फंडामेंटल प्लस लीगल राइट्स के लिए। तो आप अगर जेल में बंद हैं तो लीगल राइट्स के लिए, तो लीगल राइट्स के लिए रिट अगर डालनी है तो हाई कोर्ट डालता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बेटा सुप्रीम कोर्ट का ही तो बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल नंबर 32 के तहत डाल सकता है रेट, लेकिन ये फंडामेंटल राइट के हनन की बात करता है। और यहां पर आप यहां पे जो बात कर रहे हैं ना हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट्स के लिए भी रिट यहां पर एम्पावर कर सकता है। ये हाई कोर्ट के पास एक पावर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मान लीजिए कोई सैनिक है, मान लो सैनिक के अलावा पुलिसकर्मी भी है। अब इनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या ये हमारे वाले फंडामेंटल राइट्स का पूरी तरह उपयोग कर सकते हैं या कुछ अधिकार उनके लिए अलग दिए गए हैं। ये बात आपको कहां और किस आर्टिकल में मिलती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। हमारे पास में एक आर्टिकल है जहां पर संसद को अधिकार है कि वो आर्म फोर्सेस जो होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं, पुलिस जो होती है, इनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। किसको अधिकार है, संसद को अधिकार है। लेकिन यह अधिकार कौन देता है, संविधान देता है। और संविधान अगर देगा तो किसी ना किसी आर्टिकल के तहत देगा। तो बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर दिया है रोहित तिवारी ने 3 का वी आंसर, और रोहित तिवारी कह रहे हैं 33 हो सकता है या फिर 35 हो सकता है। तो बेटा यहां पे आपका जो आर्टिकल होगा वो आर्टिकल नंबर 33 रहेगा।
यानी आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है, संसद को अधिकार देता है कि वो पुलिस से रिलेटेड है या आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कोई व्यक्ति है, उसे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। और ये संसद को ही क्यों दिया गया है पावर, क्योंकि संसद चाहती है कि कोई भी चीज डिसिप्लिन में रहे, सिक्योरिटी रिस्पांस के लिए यहां पे काम करती है। दूसरा, ये फंडामेंटल राइट खत्म कर देता है क्या? अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो रहे हैं या रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं तो क्या फंडामेंटल राइट खत्म कर देता है? तो आंसर हो जाएगा नहीं, ये केवल रिस्ट्रिक्ट करता है, ये केवल मॉडिफाई करने पर काम करता है, ये खत्म नहीं करता है। इसलिए थर्ड का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डीप का आंसर ऑप्शन नंबर डी आया है। भाई बाकी के लोग जुड़े हुए हो लेकिन आंसर देने की कोशिश तो करा करो। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चंस थोड़े से अलग हो जाते हैं जब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये संविधान से रिलेटेड है या फिर यहाँ पे आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कोशिश जरूर किया करो कि हमें यहाँ पे आंसर देने हों। लेकिन अगर यहाँ पे फालतू की बात हो रही होती, सब जुड़े होते, सब लगे पड़े होते अपने अपने आंसर देने में, जबकि कोई किसी को जानता नहीं है, तब यह हाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपको पता है कि अगर मान लीजिए आपको देश का पीएम बना दिया जाए, पीएम नहीं बन पाओ तो केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए, तो आप शपथ लेंगे ना? शपथ कैसे लेंगे? और शपथ लेने के लिए कोई शब्द भी लिखे हुए हैं क्या? और अगर लिखे हुए हैं तो कहां लिखे हुए हैं? और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञापन की विधियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? यानी जो शब्द लिखे हुए हैं कि आपको शपथ लेने के लिए किस शब्द का यूज करना है, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं तो किसी ना किसी अनुसूची में लिखी हुई हैं। और यही आपसे पूछा गया है कि यूनियन मिनिस्टर की शपथ के लिए कौन से शेड्यूल का यूज करना पड़ेगा इन सारों में से? जल्दी से आंसर बताइए। थर्ड बताया है दीप ने और रोहित तिवारी बता रहे हैं 3 में। भाई और लोग आंसर दो। यहां पे जो आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची। या तीसरी अनुसूची यहां पे हमें यूनियन मिनिस्टर की ओथ से रिलेटेड है। क्या सिर्फ यूनियन मिनिस्टर ही शपथ लेगा तीसरी अनुसूची के तहत? तो आंसर हो जाएगा नहीं। यहां पे स्टेट मिनिस्टर बनाए जाएं, चाहे आप एमपी क्यों ना बनो, चाहे आप जजेस बनते हो, तो सभी को इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। आप सभी यूनियन मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो, एमपी हो, जज हो, कोई भी यहां पे शपथ लेगा तो ये थर्ड शेड्यूल के तहत जो शब्द दिए गए हैं उनका यूज किया जाएगा। शपथ का उद्देश्य क्या है? शपथ दिलाई क्यों जाती है? तो आपका आंसर होगा कि मेरा कमिटमेंट है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं संविधान के प्रति और राष्ट्र की सेवा करने के लिए यहां पे मैं क्या करता हूं? आगे रहता हूं, या फिर कह सकते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं। ठीक है, यानी मेरा कमिटमेंट है कि मैं संविधान और संविधान की सेवा, संविधान के तहत राष्ट्र की सेवा करूंगा। तो ये शपथ का उद्देश्य ये होता है। बाकी सूची क्या कहती हैं? तो आप कहेंगे हमारे पास में सर ये दूसरी अनुसूची है ना, ये वेतन और भत्ते से रिलेटेड है। यानी जो हमारे पास अधिकारी, जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी, उनके भत्ते, अलाउंस बनाने का काम दूसरी अनुसूची के तहत होता है। आप यहाँ पे 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से रिलेटेड है। भूमि सुधार के जो कानून है वो 9वीं अनुसूची के तहत आते हैं और आप जानते हैं 1951 में इसको ऐड किया गया था। 10वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूंगा तो 10वीं अनुसूची तो सभी जानते हैं, कोई भी मंत्री बनने के बाद में भाजपा से कांग्रेस में चला जाए, कांग्रेस से भाजपा में चला जाए, सपा से बसपा में चला जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे एक कानून लागू होता है, उसे कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। और वो कहाँ मिलता है? 10वीं अनुसूची के तहत मिलता है। तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल रोहित तिवारी, दल बदल भूमि से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। 9वां जो है भूमि से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कहता है 5? अगर कोई गीत अपने देश की मिट्टी और स्वाधीनता के लिए लिखा गया हो तो वो कौन लिख सकता है? आप कहोगे कौन लिखेगा? सर वो तो पोइट लिख सकता है। क्या कोई फ्रीडम फाइटर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता है। पोइट भी लिख सकता है और या फिर वो फ्रीडम फाइटर भी लिख सकता है, या हो सकता है वो दोनों ही अपने आप में खुद हो। तो ऐसा ही इनमें से कोई एक व्यक्ति है जिन्होंने यहां पे कह सकते हो कि भारत का राष्ट्रगान भी लिखा और यहां बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा। तो आप यहां पे क्या आंसर बताओगे कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो है आपका आमार सोनार बांग्ला। और ये गीत जो लिया गया था वो यहां पर इनमें से किसी के द्वारा लिखा गया है और उसी गीत को बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय गान भी बनाया है। तो आप यहां पे क्या आंसर बताएंगे? आंसर बताया है टैगोर, बताया रोहित तिवारी ने,
और दीप का आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यहां पे क्या किया गया था, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जब बंगाल का विभाजन, तो आपसे अगर पूछा जाए बंगाल का विभाजन कब हो रहा था, तो 1905 में बंगाल विभाजन किया जा रहा था, यानी बंगाल विभाजन की बात की जा रही थी। तो बंगाल विभाजन होता है तो उसी टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर यहां पे क्या करते हैं, इसी विभाजन के खिलाफ एक गीत लिखते हैं जो कि अमार सोनार बांग्ला के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी को 1971 में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान बना लिया। इसके अलावा भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। इसके अलावा आपसे अगर मैं ये कहूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे कि 1870 में भारत माता के इंस्पिरेशन के लिए वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। दो राष्ट्रगान लिखने वाले एक व्यक्ति, वो कौन है, वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। आपको बात की जाए एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, वो भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो जल्दी से बताइएगा कौन सी कृति के लिए, कौन सी कृति इन्होंने लिखी थी जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, रोहित तिवारी सही आंसर है। अब मैं वो पूछ रहा हूं कि कौन सी कृति के लिए लिखा गया था। चलिए आप बताइए, मैं बढ़ता हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हीरे की बात की जाएगी, सभी को पसंद है, हीरा है सदा के लिए, बहुत सारे ऐड देखते होंगे। सोने की बात की जाएगी तो आज के टाइम पे सोने की जो कीमत है लगभग 1 लाख से ऊपर हो चुकी है, और कई कुछ दिनों में 1.25 लाख के पार जाने की संभावना आपको दिख रही है। तो हीरा हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये जो है ना, ये कीमती चीजें हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना ये कहाँ मिलती हैं, सबसे ज्यादा कौन से महाद्वीप में मिलती हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में मिलती हैं, जल्दी से बताइए, गैस करो कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो जल्दी से बताएंगे। दीप ने आंसर दे दिया है गीतांजलि, मैं भूल गया, हाँ दीप का आंसर बिल्कुल सही है, गीतांजलि जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और यूपी पुलिस का भी आंसर आ चुका है, गीतांजलि बहुत सही आंसर दिया है। सभी लोगों ने आंसर बहुत सही तरीके से दे रहे हो, लेकिन आंसर आप लोग भी दो, जो जुड़ते जा रहे हैं आंसर भी देते जाएं। मैं अगर यहां कहूं कि हीरे की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, हीरे की बात की जा रही है, यहाँ पे सोने की बात की जा रही है, यहाँ पे प्लेटिनम की बात की जा रही है, और तीनों ही ये किसी ना किसी एक कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए किस में मिलते हैं, तो आप कहेंगे हीरे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सर अफ्रीका है। कौन है, अफ्रीका है। हीरा कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, अफ्रीका में मिलता है। और यहाँ पे अफ्रीका में भी कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे सर बोत्सवाना में मिलता है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में मिलता है। तो आप कहीं ना कहीं अफ्रीका की बात करते हैं हीरे के लिए। लेकिन अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं ना, तो गोल्ड आपको मिलता है घाना में, और घाना के अलावा कहाँ मिलता है, साउथ अफ्रीका में। तो ये जो हैं ये कंट्री कहाँ पर हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। प्लेटिनम की मैं बात करूंगा तो प्लेटिनम भी सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, साउथ अफ्रीका में मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, सारी चीजें कॉमन अफ्रीका मिल रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आपको हीरा देखना है, अगर आपको सोना खरीदना है, आपको प्लेटिनम पर ध्यान देना है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो सबसे ज्यादा कहीं मिल रहा है, तो कहाँ मिल रहा है, वो मिलता है आपका अफ्रीका में। और हीरे में की अगर बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में बहुत गहरी खदान भी है इसके लिए, साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी, और में ही कंफ्यूजन था। सिग्मा जुड़ चुके हैं, बोत्सवाना बता दिया है सिग्मा के द्वारा। हाँ जी बिल्कुल अफ्रीका है, अफ्रीका ही बताया मैंने दूसरा आंसर थोड़ी बताया भाई। सिग्मा, भाई सिग्मा बन रहे हो आज तो। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। बाकी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है, आपको पता है कि आपके जिले में आपसे कह दिया जाए कि जमीन की खरीद करनी है, जमीन की बिक्री करनी है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि कोई ऐसा ऑफिसर होगा जो टैक्स के कलेक्शन पे भी काम कर रहा होगा। वो चाहता है कि लॉ एंड ऑर्डर भी चलता रहे, वो चाहता है कि कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट भी होता रहे, वो रेवेन्यू लॉ के रूप में भी काम कर, रेवेन्यू के रूप में भी काम कर, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगा। तो ऐसी चीज पे, ऐसी सारी जिम्मेदारी का देखने वाला कोई ना कोई ऐसा मुख्य अधिकारी होगा जो इनमें से प्रमुख होगा। यही पूछा जा रहा है कि किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी
मुख्य अधिकारी इन होता है। इनमें से कौन सा वो अधिकारी होगा जो पूरे जिले में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य अधिकारी होगा? रेवेन्यू को यहां पे देखेगा, टैक्स कलेक्शन को देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा, इलेक्शंस को भी देखेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट को देखेगा, इसके अलावा डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है इसको भी देखेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी बताया है रोहित तिवारी ने, सिग्मा ने बताया है ऑप्शन नंबर ए। बाकी का आप बताइए और लोगों के क्या आंसर हो सकते हैं। तो बेटा जो आप ए और बी बता रहे हो, ए और बी बता रहे हो ना, और दीप ने भी आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर ए, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। भाई अकाउंट्स की बात की जा रही, सीधा सीधा लिख रहा है, ये अकाउंट्स को देखता होगा ना। मैं यहां पे बता रहा हूं कि खरीद को भी देख रहा है, बिक्री को भी देख रहा है, टैक्स कलेक्शन भी देख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहा है, रेवेन्यू भी पर फोकस कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी फोकस कर रहा है, भाई डिजास्टर पर भी काम कर रहा है, मैनेजमेंट पे भी काम कर रहा है, डेवलपमेंट पे भी काम कर रहा है, इतने सारे काम कर रहा है। आप यहां पे बता रहे हो केवल अकाउंट्स का, ये तो अकाउंट्स पे काम कर रहा है। भाई इनमें से एक है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहां पे आपका आंसर बिल्कुल सही आ गया है, दीप ने आंसर दे दिया है कि दीप ने जो बताया ऑप्शन नंबर सी, पहले ए बताया था लेकिन अब सी बताया है, बहुत सही आंसर है। आप इसी तरीके से चीजों को समझोगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है, और वो रेवेन्यू हेड भी होता है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन हेड भी होता है। तो भाई ये कई सारे डिपार्टमेंट का हेड आपको दिख रहा है। तो भाई यहां पर भी भू राज्य प्रशासन यानी पूरे प्रशासन को देखने वाला भी कौन होगा? यही होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, जिला कलेक्टर होगा। अरे मोरी मैया, हो गया ना गलत? यूपी पुलिस का भी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। भाई यूपी पुलिस, तुमसे उम्मीद नहीं थी कितना लेट आंसर दोगे, कम से कम इतना तो हो कि आंसर जल्दी आना चाहिए ऐसी चीजों का, क्योंकि आप भी पुलिस में हो ये मुझे पता है, लेकिन अगर आप पुलिस में हो तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नमस्कार, हाँ जी बिल्कुल, अर्चना स्टडी सर्कल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अब आपको आंसर देने हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा भाई। और जो साथी हमारे साथ में जुड़े हैं एक बार शेयर और कर दीजिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो एक बार बस लाइक और कर दीजिए, जिससे आपको खुद लगेगा कि हाँ ये जो मैं आपको पढ़ाया जा रहा है इनके लिए एक कहते हैं ना एक फीस के तौर पर, तो फीस यहाँ पे क्या है? एक लाइक और एक शेयर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपको पता है कि हर राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकता है। अगर हो सकता है तो इसे कौन बनाएगा? अगर बना दिया है तो फिर इसे हटाएगा कौन? और ये सारे अधिकार हैं तो किसके पास हैं? और अगर ये किसी के पास हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे आर्टिकल होगा, यानी किसी ना किसी संविधान के तहत आर्टिकल होगा जिसके तहत ये सारे अधिकार मिलेंगे कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना सकते हो, आप उसे हटा भी सकते हो। और यहाँ पर कंपलसरी है या नहीं, तो आंसर हो जाएगा कि हर राज्य में विधान परिषद कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपको यह भी पता है कि अगर कंपलसरी होता तो सारे राज्यों में यहां पे द्वै सदन मिलते। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो हमारे 6 राज्यों में मिलता है। कितने राज्यों में मिलता है? राज्य तो हमारे पास 28 है, लेकिन मिलता कितने में है? 6 में। सबसे पहला राज्य आपको यहां पे दिख रहा है, मैंने नाम लिखा है, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ही मिलकर कौन बना है? तेलंगाना बना है। तो ये दोनों आपके क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले राज्य हैं। इसके अलावा आप यहां पे देखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला है। और उत्तर प्रदेश का पड़ोसी यानी बिहार, ये भी आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल रखता है। जब आप कहेंगे कि महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र भी इसका पार्ट है, और यहाँ पे कर्नाटक भी इसका पार्ट है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी द्वै सदन वाली व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो आपको ये 6 राज्य दिखेंगे, इन 6 राज्यों में देखने को मिलती है। लेकिन किसके पास ऐसा अधिकार है जो बना सकता है? किसके पास में ऐसा अधिकार है जो हटा सकता है, एबॉलिश कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है? तो आप कहेंगे ये अधिकार हमारे पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट को अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। किस आर्टिकल के तहत देता है? 169 के तहत देता है। स्नाइपर जुड़ चुके हैं भाई, जय हिंद जय भारत भाई। सबसे बड़ा योद्धा वह है जो जानता है ये आंसर नहीं होगा फिर भी आंसर करता है बिना अस्त्र शस्त्र का। भाई वो अस्त्र, वो योद्धा नहीं होता, फिर तो वो तुक्केबाज होता है, अगर उसे पता है कि मेरा आंसर सही नहीं होगा तो। ठीक है भाई, ऐसा भी योद्धा क्या फायदा कि बस लड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन बस ऊपर से ही तलवार ऐसे ही चलाया जा रहा है। लेकिन लगनी भी तो चाहिए किसी को।
क्वेश्चन नंबर आर्टिकल यहाँ पे एक, जैसे 155 की बात करते हैं, आप अगर यहाँ पे और क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पता है आर्टिकल नंबर 155 राज्य के गवर्नर का पद बताता है कि राज्य में क्या होगा, एक गवर्नर होगा। जब आप यहाँ पे कहेंगे 165 की, तो आप जानते हैं कि एडवोकेट जनरल के लिए बनाया गया पद यहाँ पे आर्टिकल नंबर 165 में आता है। और एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो आपके स्टेट में होते हैं या फिर नेशनल लेवल पर, आप कहेंगे सर ये तो स्टेट का वकील कहलाता है। आर्टिकल 159 की बात करेंगे तो आप 159 के तहत जो ओथ होती है, शपथ होती है, तो शपथ किसकी, प्रेसिडेंट जो शपथ लेता है वो आर्टिकल 159 के तहत लेता है, इसलिए इसका तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। हाँ जी बिल्कुल, रोहित तिवारी सिग्मा ने बताया 169, बहुत ही सही है। स्नाइपर ने भी आंसर दे दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे बड़ा है स्टेट में कौन, सबसे बड़ा है स्टेट में कौन, ये तो बताओ क्या स्टेट में बड़ा है, मुझे पता है आप ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप बातें करो लेकिन क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मान लीजिए कि अगर राज्य आपका अधिकार बिना कारण छीन ले, आपके पास में अधिकार है और राज्य सरकार क्या करती है ना, आपके अधिकारों को छीन लेती है, तो संविधान में ऐसा कौन है जो आपकी रक्षा करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी सुरक्षा का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा? तो आप कहेंगे कि हमारे पास में क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहले कि जो हमारा जो भारतीय संविधान है उसका कोई ना कोई एक पार्ट है जो राज्य के द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। तो जो हमारे पास में राज्य है यानी स्टेट है, ये हमारे पास में मनमाने तरीके से या निरपेक्ष उपयोग करके हमारे ऊपर यहाँ पे नागरिकों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है, आपके अधिकारों को नहीं छीन सकता है। और अगर ऐसा लगता है कि ये छीनने का प्रयास कर रहे हैं तो आप कहां जाएंगे, सीधे कोर्ट जाएंगे। और सीधे कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल नंबर 32 का यूज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के माध्यम से आपको यहां पे क्या दिया जाएगा, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ये वाला भाग ना लिखा करो, गिनती में भाग लिखा करो भाई कम से कम इन चीजों का तो पता होना चाहिए, रोमन नंबर हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है 9 और ये होता है 12, ये होता है 4 और ये होता है 3rd। ठीक है, अब तो सही है भाई, रोमन अंकों को तो समझा करो। आप यहां पे देख पाएंगे कि जब हम यहां अपने अधिकारों की बात करेंगे तो हमें जो अधिकार मिले हैं वो कौन से हैं, वो हमारे फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, मूल अधिकार मिले हुए हैं। और मूल अधिकार का हनन होता है तभी तो आप कोर्ट जा सकते हो, आपको यहाँ पे रक्षा यानी आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और ये फंडामेंटल राइट ही आपके भाग किस में आते हैं, 3rd में आते हैं। और भाग 3rd में आते हैं तो कोई ना कोई अनुच्छेद होगा, कोई ना कोई आर्टिकल होगा। तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे कार्रवाई अगर हो रही है तो आपको यहाँ पे बचाने का काम कौन करेगा, आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 32। 13 यहाँ पे क्या करेगा, तो आप जानते हैं कि अगर कोई कानून बना दिया गया है तो कानून में अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो सरकार, जो कोर्ट है वो उसे रिव्यू करेगा और उसे क्या कर देगा, कानून को शून्य कर देगा अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, नल एंड वॉइड कर देगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए रिव्यू में नहीं है तो यहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरे राइट्स का हनन कर रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये आपके पास में अधिकार मिलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताओ, रोहित तिवारी का आंसर 12 से 35, डी बताया है 3rd, बिल्कुल सही है। प्रिंस का भी आंसर आ चुका है, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। क्लास में बच्चे कॉमे में हैं, किस बात के लिए भाई बच्चे कॉमे में हैं, ऐसा क्या हो चुका है कि बच्चा कॉमा में पहुंच चुका है, कौन से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या नॉर्मल कॉमा? आप यहाँ पे और क्वेश्चंस को देख पाएंगे, जैसे हमारे पास पार्ट 9 है। पार्ट 9 जो है ना वो पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, किसकी बात करता है, पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है पार्ट 9। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है। और आप कहेंगे सर आर्टिकल 243 से स्टार्ट होता है और 243 ओ तक इसके अंदर आर्टिकल रहते हैं, तो आप सभी जानते हैं ये पार्ट 9 है।
जब हम यहाँ पे पार्ट 12 की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो हमारे पास में रेवेन्यू आता है, या फिर कह सकते हैं स्टेट रेवेन्यू एंड प्रॉपर्टी जो होती है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे रेवेन्यू की बात कर रहे हैं या फिर आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो आपके पार्ट 12 में आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आर्टिकल नंबर 264 से लेकर 300 ए तक, और ये 300 ए ही तो है जो हमें यहाँ पे राइट देता है किसका, प्रॉपर्टी का, जो कभी फंडामेंटल राइट हुआ करता था लेकिन एक लीगल राइट बनकर रह गया है। पार्ट 4 की बात करेंगे तो यहाँ पे ये डीपीएसपी की बात करता है, जो राज्य को क्या देता है, राज्य को एक निर्देश देता है कि आपको राज्य के कल्याणकारी काम करने के लिए या राज्य का कल्याण करने के लिए इन चीजों पर फोकस करना है। ये हमारे पास में गाइडेंस है, और ये गाइडेंस आप क्या बताएंगे कि हमारे पास 36 से लेके 51 तक के जो आर्टिकल हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। तो आप इन चीजों को समझ पाए। तो 12 से 35 हैं। अच्छा, उसमें अच्छा प्रेसिडेंट लिख गया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कभी कभी चीजें हो जाती हैं, यहां गवर्नर कर लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मैंने कहा कि अगर आपको भारत में प्रशासन को मॉडर्नाइज करना है, मॉडर्न बनाना है, या फिर ऐसा बनाना है कि सिटीजन फ्रेंडली हो जाए, यानी नागरिकों के लिए फ्रेंडली हो जाए, तो हमें कोई ना कोई ऐसा आयोग चाहिए होगा जो ऐसा काम करे। तो ऐसा ही इनमें से एक आयोग था जिसे कहा गया प्रशासनिक सुधार आयोग। क्या कहा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। और रिफॉर्म्स कमीशन जब आया था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इसके तहत क्या होता है, आप यहाँ पे मॉडर्न होते हो। मॉडर्न का मतलब है कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो मिनिस्ट्री है, इसको मॉडर्नाइजेशन के तहत यहाँ पे क्या करना होता है, अपने में सुधार करना होता है। तो ऐसा ही हमारे पास में एआरसी आया था, और पहला कब आया था, 1966 में। कब आया था, 1966 में। और 1966 में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। कौन थे भाई, मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये किस पर काम करता है, तो आप कहेंगे कि जो हमारे पास में एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी पर वर्क करता है, ये एम्पावर पर वर्क करता है, इसके अलावा एम्पावर के अलावा ये स्ट्रक्चर पर वर्क करता है, ये ट्रेनिंग पर वर्क करता है। इसके तहत हमने क्या किए थे, चेंजेस किए थे अपनी मिनिस्ट्री के अंदर। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर हमें और जरूरत पड़ती है किसकी, दूसरे की। और दूसरा एआरसी कब आया, यानी दूसरा रिफॉर्म्स कब आया, दूसरा प्रशासनिक सुधार कब आता है, तो आप कहेंगे कि सर वो आता है 2005 में। कब आता है, 2005 में। और यहां पर अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो बीरप्पा मोइली, क्या बनाए जाते हैं, बीरप्पा मोइली बनाए जाते हैं। और यहां पे होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये ट्रांसपेरेंसी पर वर्क करता है कि यहां पे किसी भी तरीके से पारदर्शिता लाई जाए। आपकी गवर्नेंस को यहां पे ई गवर्नेंस का काम करता है। ई गवर्नेंस के साथ साथ ये किस पे काम करता है, सिटीजन सेंट्रिक, यानी नागरिक पर ध्यान देना है, नागरिक को सेंटर में लेके कोई भी चीजें करी जाएंगी, तो यहां पर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाएगा। राइट टू पब्लिक सर्विसेज पे काम करेगा, डिजिटल गवर्नेंस पे काम करेगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पहला सबको पता है, दूसरा आपका पूछा गया है, तो दूसरा भी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, रोहित तिवारी ने बताया है सी और बी। भाई दो ऑप्शन क्यों देते हो भाई रोहित तिवारी, यार तुम दो ऑप्शन क्यों देते हो, दो ऑप्शन का मतलब है कि तुक्का लगा रहे हो, या तो सी हो जाएगा या फिर बी हो जाएगा। सिग्मा ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं, और अभी प्रेजेंट में बहुत ज्यादा न्यूज में अगर कोई है तो इलेक्शन कमिश्नर ही है। और यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं और इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है तो हटाने का अधिकार जो है वो इनमें से किसके पास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा बता रहे हैं आपका राष्ट्रपति। रोहित तिवारी कह रहे हैं गलती होने के चांस कम होंगे सर। बेटा गलती होने के चांसेस इसमें और बढ़ जाएंगे। क्यों, अगर आपने दो ऑप्शन दिए हैं और मान लो दोनों ही ऑप्शन नहीं बढ़े, तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, तो
फिर क्या करोगे? तो आपका इसका मतलब है कि आपका तुक्का लगाने का तरीका भी पूरी तरीके से गलत ही हुआ। आंसर आया है दीप का ए, रोहित तिवारी का ए, प्रिंस का एस। प्रिंस का ये भाई तुम अलग ही चलते हो यार। इसमें बताओ ए बी सी डी के अलावा इसमें और कौन सा ऑप्शन दिया गया है? तुम यार एस बता रहे हो, क्यों प्रिंस? गलत आंसर देने की आदत पड़ गई है। पुलिस का भी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो आपको पता है कि हमारे पास में ना एक आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहोगे आर्टिकल नंबर 324। और इस आर्टिकल नंबर 324 के तहत जो है चुनाव आयोग जो है वो बनाया जाता है, चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है। और चुनाव आयोग अगर बनाया जाएगा तो इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनाए जाते हैं और इसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर भी बनाए जाते हैं। और आपसे अगर मैं ये कहूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में ज्ञानेश कुमार हैं। और इलेक्शन कमिश्नर एक रखे जाते हैं या फिर दो? तो आप कहेंगे सर दो होते हैं, जिनमें एक का नाम विवेक जोशी है और दूसरे का नाम क्या है? सुखबीर सिंह संधू है। तो ये जो है वो दो इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब आपको यहाँ पे इनको हटाना है, तो इनको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीचमेंट प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, महाभियोग की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। आप ऐसे ही नहीं हटा सकते, इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है आर्टिकल 324 के तहत। हटा सकते हो, लेकिन आपको हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की प्रक्रिया है यहाँ पे महाअभियोग। और महाभियोग लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की सलाह के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसको हटाया जा सकता है? इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। तो आपका आंसर का क्या होगा? कभी नहीं गलत होगा जब दिया एक भी बार गलत हुआ है। टाइपिंग मिस्टेक होगी भाई, ऐसी टाइपिंग मिस्टेक के आंसर ही नहीं है उसमें। हाँ, रोहित तिवारी ने बताया है 26 में हैं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। और चुनाव आयोग जो है आपकी स्वतंत्र है, बिल्कुल है, स्वतंत्र है। और बताओ ये कॉन्स्टिट्यूशनल है फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? जल्दी से बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? आप आंसर दीजिए, मैं बढ़ता हूं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 2011 की जनगणना हुई थी, क्योंकि आपको भी पता है 2011 में जनगणना हुई थी, इसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है, जबकि होनी कब चाहिए थी? 10 साल बाद होती है, यानी 2021 में होनी चाहिए थी। लेकिन 2021 निकल चुका है, 2025 आ चुका है और 2025 भी खत्म होने पर है, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई है। हाँ, ये है कि इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लगभग शायद 2027 तक हमारे यहाँ पे जनगणना हो जाए। 2000 इसी वजह से अभी जो इंपॉर्टेंट बनती है वो हमारे लिए 2011 की ही जनगणना बनती है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? सबसे पहले दिमाग में आएगा कि सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके पास में 1 किलोमीटर का एरिया है। क्या है? 1 किलोमीटर एरिया है और इस 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं? जितने लोग रहते होंगे उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो कहीं पर ज्यादा रहते होंगे, कहीं पर कम रहते होंगे, तो सभी का क्या निकाला जाएगा? एक एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज निकालने के बाद वो बन जाएगा कहाँ का? वो बन जाएगा भारत का। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे सर कि भारत 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भारत का जन घनत्व कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो आप यहां पे क्या आंसर बताएंगे? कि भारत के 1 किलोमीटर के एरिया में, भारत के 1 किलोमीटर के एरिया में लगभग 382 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। जब आपसे बोला जाए कि फिर इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो ज्यादा होगा और कहीं ऐसा भी होगा जहां पे कम होगा, तो सर्वाधिक जनघनत्व आपको कहां मिलता है? तो आंसर मिलेगा कि बिहार का एरिया है, यानी बिहार हमारा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा जनघनत्व देखने को मिलता है। और आपसे पूछा जाए सबसे कम देखने को कहां मिलेगा, तो आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश जो है यहां पे सबसे कम घनत्व देखने को मिलता है। अब आपका आंसर यहां पे चेंज होगा, क्या कि बिहार में कितना मिलता है? तो आप कहेंगे 1106 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। 1000 से ज्यादा लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। वहीं अरुणाचल में
17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। भारत की बात करेंगे तो भारत के लिए एवरेज कितना है, 382 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर किसका आया है? हाँ जी, सबसे ज्यादा बिहार में है। रोहित तिवारी ने आंसर दिया है। प्रिंस का आंसर सी है, केंद्र में दिल्ली है 382 पर किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 13। अब आपको पता है कि भाई अगर यहाँ पे अब दिमागी क्वेश्चन की बात की जा रही है, मतलब किसी व्यक्ति को मान लीजिए तेज बुखार आया, और तेज बुखार आने की वजह से क्या हो जाता है, उसके दिमाग में सूजन हो जाती है। और जब दिमाग में सूजन हो जाए तो और तेज बुखार भी आ रहा है, तो ऐसे बुखार को दिमागी बुखार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिमागी बुखार कहा जाता है, जब तेज बुखार होने के साथ साथ दिमाग के अंदर भी सूजन आ जाए। तो यहां पर भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रेन फीवर के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे ब्रेन फीवर के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से दिमाग में सूजन आ जाती है, जहां पर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कहा जाता है किसी मच्छर के काटने से होता है, यह भी याद रखना। और उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। तो आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। आंसर बताया गया है यहां पे, डॉली का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिग्मा का आंसर है डी, और इसके अलावा प्रिंस का आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। सिग्मा कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल ब्रेन फीवर है, रोहित तिवारी कह रहे हैं शायद ए होगा। तो यहाँ पे इस बार रोहित तिवारी का तुक्का जो है वो गलत हो गया है। आपका यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पे इंसेफ्लेटाइटिस जो होता है, तो इंसेफ्लाइटिस जो होता है ये आपकी दिमाग की सूजन है, ये तेज बुखार है, ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, और दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है, और इसे मस्तिष्क कोप के नाम से भी जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। रोहित तिवारी भाई ए गलत है, ए आपका शायद भी आंसर नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। आप जानते हैं कंप्यूटर में कोडिंग होती है, और कंप्यूटर में कोडिंग करने के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स का हम यूज करते हैं। डी तो सबसे अच्छा, एक ही इज्जत बढ़ाई जाए, वाह, ये बात सही है। यानी अगर किसी की इज्जत बढ़ानी है उसका नाम ले दो, यही तो चाह रहे हो। फिर इसका मतलब ये है कि वो हमारे काम का हो या नहीं हो। और इतनी इज्जत बढ़ाना कि एग्जाम में डी तो सभी दे रहे हो, मान लो सही आंसर तो सभी दे रहे होंगे, गलत आंसर देने की कोशिश करना कि भाई इनकी इज्जत भी तो होनी चाहिए, गलत का भी तो यहाँ पे इज्जत होती है ना कुछ। ठीक है, तुम उनको उनको इज्जत दे देना। उसके बाद माइनस में जो अंक आएंगे, यानी अब माइनस के अंक की इज्जत करनी पड़ेगी, तो वो माइनस के अंक फिर तुम्हें दिए जाएंगे। ठीक है, स्किप कर दिया है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसकी देखो, ऑक्टल संख्या प्रणाली में कहां से कहां तक के अंक होते हैं ये पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, कंप्यूटर में कोडिंग का यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे नंबर्स होते हैं जिन्हें एक को कहते हैं बाइनरी नंबर्स। किस क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर्स कहते हैं। और बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, दो होते हैं, 0 और 1। और इसका जो बेस होता है, तो बेस कितना होता है, आप कहेंगे सर बेस होता है 2। ठीक है, आपको अगर मैं ये कहूं कि एक होता है डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से और 9 तक, यानी 10 होते हैं, और इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, बेस होता है 10। लेकिन आपसे पूछा गया है अष्टाधारी, ऑक्टल। तो ऑक्टल सिस्टम क्या होता है, यानी बाइनरी सिस्टम के हम समझ चुके हैं, तो ऑक्टल सिस्टम की बात करेंगे तो ऑक्टल सिस्टम में नंबर जो स्टार्ट होंगे वो 0 से होंगे, लेकिन हमें कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो 7 तक क्या हो जाएंगे, कंप्लीट 8 हो जाएंगे। तो इसका जो बेस होगा वो बेस कितना होगा, इसका जो आधार होगा वो कितना होगा, 8 होगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा 0 से 7 हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दिया है, सिग्मा ने सी बताया है, डॉली ने 0 से 9 बताया। गलत है डॉली, मैं सर 5 साल से बढ़ा रहा, उसमें का नहीं, सब बराबर इज्जत देता, हाँ सबको बराबर इज्जत। 25-25 क्वेश्चन ए, 25 बी, 25 सी और 25 डी, 100 अगर आते हैं तो 25% सबको नंबर दे के आना, सबकी इज्जत आ जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे फिर उसके बाद नंबर और किस तरीके से आते हैं। राम भाई ने दे दिया आंसर 0 से 7। सिग्मा कोई बात नहीं है बेटा, गलत हो जाता है, होता है ऐसा, जरूरी थोड़ी ना सबके आंसर सही हों।
एक होता है आपका हेक्साडेसिमल जिसमें 0 से 9 और ए से एफ तक की संख्याएं होती हैं। आप वहां पे याद रख लेना हेक्साडेसिमल में संख्याएं कितनी रहती हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, तो बेटा इसमें डबल सिस्टम होता है। इसमें ना 0 से लेके 8 तक की तो संख्या होती हैं, इसके अलावा ए से लेके एफ तक की डिजिट होती है, ये याद रख लेना। बस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्या कहता है, आपको पता है कि हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो सभी जानते हैं 1950 में की गई थी, स्वतंत्रता के बाद की गई थी। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट की यानी स्वतंत्रता से पहले कहीं पर अपील करते थे और जिसे फाइनल अपील कहा जाता था, तो वो कहां करते थे, और अगर हम वहां करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसी संस्था को प्रतिस्थापित करके बनाया गया होगा। तो हमारे लिए सबसे अंतिम लास्ट में अपील कहां की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए क्या होता है, अंतिम अपीलीय संस्था होती है। तो हमारे लिए वो अंतिम अपील है। लेकिन ब्रिटिश काल में जब 1947 से पहले का जो भारत था उस काल में अंतिम अपीली संस्था कौन सी थी, यही आपका क्वेश्चन है। यानी उसी को प्रतिस्थापित करके हमने क्या बना दिया, सुप्रीम कोर्ट बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। क्या होगा आंसर, मैंने तो टोटल बताया है, रोहित अकेले अकेले हंसेंगे, मुझे भी बताइए। ठीक है, आंसर बताया सिग्मा ने बताया है सी, और भाई किसी का आंसर नहीं आया सिग्मा के अलावा। तो यहां पे मैं बता दूं कि आपका जो आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल जो था, यहां पर ब्रिटिश उपनिवेश काल में यानी ब्रिटिशर्स जो थे वो आपका केस करते करते अंतिम जगह पर कहीं पहुंचते थे, यानी अंतिम अपील करते थे, तो वो कहां करते थे, आपके करते थे ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल में। और यही काउंसिल है, इसी के लिए हमने क्या किया कि हमारे यहां पे भी ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां पर सबसे आखिरी में अपील की जा सकती हो। अगर हम यहां पे सुप्रीम कोर्ट, यहां पे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए हैं, हम अगर हाई कोर्ट में हार गए हैं, तो हम लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यहां से अगर डिसीजन आएगा वही डिसीजन जो है वो मान्य होगा। और ब्रिटिश काल में यहां पे ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल का मान्य होता था और हमारे टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का मान्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब सिग्मा का आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। लो, पंचायती व्यवस्था की बात आ गई। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे पंचायती व्यवस्था आई है और पंचायती व्यवस्था के लिए हमने यहाँ पे 73वां संशोधन किया। अब 73वां संशोधन से पहले हम यहाँ पे पंचायती व्यवस्था को मजबूत कराने के लिए बहुत सारी समितियों को लेके आए थे, और समितियां लेके आए थे तो उनमें से एक ऐसी समितियां थी जिनके तहत हमने उन व्यवस्थाओं को क्या किया गया था, आगे लेके आए और संवैधानिक मान्यता भी प्रदान कर दी। हमारे पास ऐसी ही समितियां ऑप्शन में दी गई हैं। इनमें से बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी समिति है जो पंचायत से संबंधित नहीं है, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित नहीं है, पंचायती व्यवस्था को मजबूत करने से संबंधित नहीं है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। और मैं आपको बता दूं, चलिए आप स्टार्ट कर देते हैं। इसमें नाम तो नहीं लिखा, यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। हमारे पास में सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड अगर कोई संस्था या कोई कमेटी बनाई गई थी तो उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसके अध्यक्ष जो थे बलवंत राय मेहता थे। और ये 1957 में बनाई गई थी। और 1957 के साथ इन्होंने यहाँ पे क्या बताया था कि पंचायत को त्रिस्तरीय प्रणाली इन्होंने प्रोवाइड कराई थी। तो ये इनकी कमेटी में आया, ये इनकी कमेटी के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद कौन सी बनाई जाती है, तो टाइम आता है 1977 का और अशोक मेहता समिति बनाई जाती है। और ये कब बनाई जाती है, तो आप कहेंगे सर 20 साल बाद। कब बनाई जाती है, 20 साल बाद। तो 20 साल बाद 1977 में बनती है। और ये क्या कहते हैं भाई, त्रिस्तरीय व्यवस्था मत रखो, ये कहते हैं द्विस्तरीय व्यवस्था ही रखो। ठीक है। फिर आता है आपका एक और टाइम, अगला टाइम आता है। और अगला टाइम किसका आता है, अगला टाइम आता है जी वी के राव का। किसका आता है, जी वी के राव का। और इनके द्वारा जो कमेटी थी वो कमेटी कब बनाई गई थी, तो आप कहेंगे सर 1985 में कमेटी बनाई गई थी। और इस 1985 में कमेटी जो बनाई गई थी, यहां पे इन्होंने मुख्य संस्था के रूप में किसे कहा, मुख्य संस्था जो है वो कौन होनी चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए। इस पर इन्होंने काम करने की बात कही थी। ठीक है। जब ये सारी चीजें हो गई,
फिर आपकी आती है एक और उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि एक कमेटी और बनाई जाती है जिसका नाम है एल एम सिंघवी। कौन सी बनाई जाती है? एल एम सिंघवी कमेटी बनाई जाती है, और ये 1985 के अगले साल यानी एक साल बाद बना दी जाती है। और ये क्या कहती है? संवैधानिक दर्जा देने की बात करती है। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात करती है, और 73वां संशोधन करना पड़ता है हमें 1992 में। तो आप बताओ इनमें से कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एन आर नारायण मूर्ति समिति। ये जो है ये आईटी पर काम करने पर फोकस करती है, ये ई गवर्नेंस पर फोकस करती है। और ये कब बनाई गई? तो आप कहेंगे सर ये 2005 में बनाई गई थी, 2003 में। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है बताओ? पूछा है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ओहो, डी आंसर। डॉली का आंसर आज गया है, रोहित तिवारी का। सिग्मा ने बताया बी आंसर। भाई बी आंसर कैसे? मैंने सारे लिख के बता दिए, तभी तो बता दिए। एलएम सिंघवी का भूल रहे हो। एलएम सिंघवी यहाँ पे संवैधानिक दर्जे की बात करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की वजह से आगे आप देखते हैं कि हमने 73वां संशोधन किया 1992 में, और हमने संविधान को संवैधानिक दर्जा दे दिया पंचायती राज व्यवस्था को। इसके बाद हमने अपने आर्टिकल भी जोड़ लिए उसके अंदर। हाँ, 1992 में दिया था, बिल्कुल रोहित तिवारी सही कह रहे हो, 1992 में ही दिया था, 1992 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 17। आप एक संस्था को जानते होंगे जिन्हें सरकार का तोता कहा जाता है, कहते ना। तो वो संस्था कौन है? वो आप कहेंगे सीबीआई है। मान लीजिए भारत में बड़े अपराध हो जाते हैं, भारत में भ्रष्टाचार की अगर जांच करनी होती है, तो ऐसी जानकारी, ऐसी जो संस्था है वो कौन सी है जो इसकी जांच करेगी? तो वो संस्था हमारे पास में है सीबीआई, क्योंकि पुलिस इसकी जांच करेगी नहीं बड़े अपराधों की। ठीक है, तो इसी के लिए क्या किया गया था? तो पहली बार गृह मंत्रालय ने यहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया था, और रिजोल्यूशन पास करने के बाद यहाँ पे प्रमुख अपराधों की जांच करने के लिए सीबीआई की स्थापना की गई थी, जिसे हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अगर इसकी स्थापना कर दी गई है तो कोई ना कोई ईयर तो होगा। तो आंसर क्या है? 1963 दिया है। सिग्मा ने आंसर दिया है 1963, और सिग्मा ने आंसर दिया है बिल्कुल सही, जो कि बिल्कुल सही है 1963। मैंने कहा गृह मंत्रालय के रिजोल्यूशन के तहत, तो ये बता दो सीबीआई किस मंत्रालय के तहत काम करती है? यहां तो गृह मंत्रालय का प्रभाव बताया जा रहा है। क्या ये सीबीआई गृह मंत्रालय के तहत काम करती है, या फिर कोई और मंत्रालय भी है जहां पर जिसके अंडर में ये काम करती है? तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 1963 है, बिल्कुल सही है भाई, मान लिया सिग्मा भाई, तुम्हारी बात मान ली, तभी तो तुम्हारा देख के आंसर दे दिया मैंने, दूसरे का वेट ही नहीं किया है। जब मैं दूसरे का वेट नहीं कर रहा हूं तो फिर क्या है यार, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? प्रिंस ने बताया है डिफेंस मिनिस्ट्री। भैया और लोग आंसर देने की कोशिश करो। क्या सीबीआई जो है वो कौन से मंत्रालय के तहत कार्य करती है? ये हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो यहां पर सीबीआई को हेड करता है या हैंडल करता है। वो भी वही है बेटा, आप सब गलत हो इसी चीज पे। सीबीआई जो है ना वो गृह मंत्रालय के अधीन काम नहीं करती, गृह मंत्रालय के रिजोल्यूशन पे बनाई गई थी। लेकिन ये किस पे काम करती है? ये किसके तहत काम करती है? तो आप याद रखना कि उस मंत्रालय का नाम है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, ये कहाँ का किसके तहत काम करता है? ये आपका भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये गृह मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता भाई, क्यों बोल रहे हो गृह मंत्रालय? गृह मंत्रालय के रिजोल्यूशन के तहत इसको बनाया गया था, और कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के तहत काम करता है। यही मंत्रालय है जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर रहता है। इसके अध्यक्ष हमेशा, इसके मंत्री हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर होंगे तभी तो उसको हैंडल कर पाएंगे। ये भी तो सोचो भाई। अब ये तो उनकी गलती है भाई, उनकी गलती, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने देखा होगा ना पानी ना धीरे धीरे हवा में उड़ रहा होता है, तो ऐसा होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमें ना ठंडक महसूस हो रही है।
और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाष्पीकरण के फलस्वरूप इनमें से क्या होता है। क्या यहां पर तापमान में और दाब में वृद्धि हो जाती है, क्या वो शीतलन का प्रभाव होता है, क्या तापमान में वृद्धि हो रही है, या फिर तापन होता है। चलिए, जब मैं बाष्पीकरण की बात करता हूं, इवापोरेशन की बात करता हूं, तो आपको सबको पता है कि अगर लिक्विड से गैस में बदलना है, क्या होना है। अगर आप लिक्विड से किस में चेंज हो रहे हो, मान लो आप नहीं, मतलब पानी की बात हो रही है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो गैस में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे अणुओं के द्वारा ऊर्जा को अवशोषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाता है। और यहाँ पे अगर अवशोषित कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है ना वो ऊपर की तरफ में जाने लगेंगे। जिसे एनर्जी मिल गई है ना वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। और लिक्विड जो है ना, कम लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा, भाई लिक्विड है इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और यही है, इसी की वजह से क्या होता है, आपको ना ठंडा महसूस होता है। और ठंडा महसूस हो रहा है तो किसकी वजह से होगा, कूलिंग इफेक्ट की वजह से होगा, शीतलन की वजह से होगा। यानी पसीना अगर आता है तो पसीने का यहाँ पे हमें पसीने की वजह से ठंडक महसूस होती है। जबकि पसीना किसकी वजह से आता है, पसीना आता है एनर्जी को अवशोषित करने की वजह से। पसीना आता है आपको गर्मी लगने की वजह से। गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, फिर ठंडक लग रही है। तो जो यहाँ पे पसीना बाहर निकल के आया है वो होता है, वहां पे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाता है, इवापोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जिसकी वजह से हमें शरीर में ठंडक महसूस होती है, हमें यहाँ पे शीतलन जैसी चीज महसूस होती है। क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल वहां से स्केप करने लग जाते हैं। और यहाँ पे लिक्विड की सरफेस से यहाँ पे इवापोरेशन होता है। कभी भी इवापोरेशन आप देखेंगे बीच में नहीं होगा, हमेशा सरफेस से होगा। और सरफेस से अगर इवापोरेशन होगा, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हट जाएंगे तो आपको ठंडक महसूस होने लगती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई ए नहीं है। रोहित तिवारी ए या बी पक्का, बिल्कुल ए या बी में से कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। और 19 की तरफ आते हैं तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मोस्टली सबसे ज्यादा बोझ उठाने वाली यूनिवर्सिटी अगर कोई रही है तो वो कौन रही है, आगरा यूनिवर्सिटी रही है। और उत्तर प्रदेश में आगरा यूनिवर्सिटी की नींव रखी जाती है जो कि हायर एजुकेशन पर फोकस करती है। और हायर एजुकेशन पर फोकस करती है तो इसकी नींव कब रखी जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप यही तो जानते ही होंगे किस काल में रखी गई थी। कब रखी गई थी, ब्रिटिश काल में रखी गई थी, इतना याद कर लो। तो 1947 और 1950 जो यहाँ पे हो जाएंगे गलत। अब बचते हैं आपके पास 1930 और 1927। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। भाई सिग्मा और यहाँ पे रोहित तिवारी, तुम्हारा काम तो मैंने कर दिया कि सी और डी तो हटा ही दिए, बचता है ए और बी। तो जल्दी से बताओ ए और बी में से कौन सा सही होगा। 50-50 लाइफलाइन मैंने अपनी तरफ से दे दी तुम्हें। लो, खुश हो गए। याद रखो, जो हमारी अंबेडकर यूनिवर्सिटी है जिसे आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से पहले जाना जाता था, ये 1927 में यहाँ पे स्टेब्लिश की जाती है। और 1966 का टाइम आता है, कब आता है, 1966 का। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगरा यूनिवर्सिटी का जो नाम बदला गया था, पहले ये आगरा के नाम से जानी जाती थी, अब ये यहाँ पे होता है नाम चेंज। और नाम अगर चेंज होगा तो क्या रख दिया जाएगा, तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, ये हमारा नाम पड़ता है यूनिवर्सिटी का 1996 में। ठीक है, हाँ सिग्मा ने आंसर दे, 1937 कहाँ है, 1937 तो है ही नहीं भाई, या कहाँ से आंसर दे रहे हो सिग्मा।
डॉली ने बताया 1 जुलाई 1927, सिग्मा ने आंसर चेंज कर दिया है, तो अब जो आंसर है वो आपका 1927 है। और इसी के साथ में 1996 का टाइम जो था, जो कि आपकी मोस्टली आप अगर मेरे से जुड़े होगे तो जुड़े होने वाले बच्चों में से कोई तो ऐसा होगा जो 1996 का होगा, तो आपके जन्म के टाइम पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिसने अच्छा आंसर दिया या फिर जो सबसे पहले आंसर देता है उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। आप देखते हैं किसे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात होती है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। तो आपको यहां पे बताना है ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, ऐसी कौन सी यहां पे मीटिंग होती है जिसमें हम यहां पे ओजोन लेयर को बचाने का प्रयास करते हैं, हार्मफुल गैसेस को फेज आउट करने की बात करते हैं। इनमें से ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को खत्म करने का प्रयास करता है, तो इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। अब बढ़ते हैं इसी के साथ में आज की क्लास का एंड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है जिसका आंसर आप सभी को देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना, ये बात याद रखिएगा। आपको मैं बता दूं कि हमारी जो क्लासेस होती हैं, आपको एक क्लास जो मिलती थी 11:30 बजे, ये अब आपकी 11 बजे स्टार्ट हुआ करेगी, जो कि मैथ्स की क्लास रहा करेगी। और जो क्लास आपकी 12:30 बजे हुआ करती थी, और ये क्लास आप 12 बजे देख पाएंगे, तो आप रोजाना हमारे साथ में 12 बजे जुड़ेंगे 12:30 की जगह पर। और इसके अलावा आप हिंदी की बात करते हैं तो ये तो आपको 9 बजे मिलती ही है, तो आप यहाँ पे 12:30 की जगह पे 12 बजे मिलेंगे, 11:30 की वजह पे 11 बजे मिलेंगे। तो 11 बजे कौन मैथ्स के लिए यादविन सर के द्वारा पढ़ेंगे, और 12 बजे मेरे द्वारा आपको जीके और जीएस की क्लासेस दी ही जा रही हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे एक बैच भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम है चाणक्य 2.0 बैच, और चाणक्य 2.0 बैच आपको 99 रुपए में मिल रहा है। तो भाई इससे सस्ता बैच और इससे अच्छा बैच, अच्छे कंटेंट वाला बैच नहीं मिलने वाला है। सस्ते में अच्छा अगर खरीदना है तो भाई आप हमारी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, बाईएससी एप्लीकेशन पे। तो बाईएससी एप्लीकेशन पे आपको ये बैच मिल जाएगा, आप वहां पे रजिस्टर और लॉगिन करेंगे डाउनलोड करने के बाद, और आपको बैचेस मिलना लग जाएंगे। आप अगर बैच खरीदना चाहते हैं तो आपको फ्रंट पे दिख जाएंगे, नहीं दिखते हैं तो पेड कोर्सेज में जाके आप बैचेस को खरीद सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं, अगर आपको यहाँ पे क्लासेस अच्छी लगी है, आपको लगता है कि हाँ हमने आज कुछ सीखा है, आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हमें पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो आप हमारे बैचेस को भी खरीद सकते हैं, जो कि आपको 99 में आपको मिल ही रहा है। बाकी का मैं बता दूं कि आपकी जो क्लासेस चल रही थी जीके और जीएस की, जिसमें मैं आपको रोजाना प्रैक्टिस सेट करा ही रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करने की कोशिश में हूं। अब वो चेंजेस आप बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करवाना है, क्या एक्स्ट्रा में चीजें चाहिए। इसके अलावा क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपके बहुत हो चुके हैं, 58 प्रैक्टिस सेट में आपको कंप्लीट करा चुका हूं, इतना आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले। अगर आप बुक मार्केट से खरीदने जाते हैं तो आपको 10 सेट का बुक मिलती है, और मैं आपको यहाँ पे 58 सेट करा चुका हूं। और अगर आप ये सेट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जीएस बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके लिए करूं, आपके लिए थोड़ा सा और मेहनत करके आऊं, और दूसरा यहाँ पे इसके अलावा यानी जीके जीएस को किस और तरीके से पढ़ाया जाए, या फिर आप इसके अलावा कोई और क्लास चाहते हैं, तो जल्दी से बताएगा। ये 12 बजे की क्लास आपके लिए उसी से रिलेटेड रहेगी, कमेंट बॉक्स में बताएगा। बाकी आपकी क्लास तब तक चलती रहेगी जब तक आपके रिप्लाई नहीं आते हैं। तो इस चीज पर आप फोकस करिएगा थोड़ा सा। बेटा हो रही है क्लास, तो हो रही है, ठीक है, क्लास तो हो रही है, नाइट वाली भी हो रही है। मैंने आपको कुछ पूछा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।